नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। केंद्रीय चुनाव आयोग ने फर्जी वोटर आईडी कार्ड और एक से अधिक जगहों पर रजिस्टर्ड वोटर की संख्या पर लगाम लगाने के मकसद से केंद्र सरकार से आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने की मांग की है। चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को एक पत्र लिखकर जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन की मांग की है। कानून में बदलाव के बाद चुनाव आयोग को नए और पुराने वोटर आईडी कार्ड धारकों का आधार नंबर को वैधानिक तौर पर हासिल करने की इजाजत मिल सकेगी। इससे पहले अगस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के आधार कार्ड डिटेल लेने की योजना पर हालांकि रोक लगाई थी। तो समझेंगे कि आज चुनाव आयोग ने जो पत्र लिखा है उसके मायने क्या हैं और किस कानून में संशोधन की वो बात कर रहा है या मांग हो रही है, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक क्यों लगाई थी। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं पीके मल्होत्रा साहब, पूर्व सचिव कानून मंत्रालय भारत सरकार। बहुत स्वागत है सर आपका। सत्य प्रकाश हमारे साथ हैं, लीगल एडिटर हैं द ट्रिब्यून से, आपका स्वागत है। ओम प्रकाश रावत जी हमारे साथ हैं जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपका बहुत स्वागत सर। शुरुआत रावत सर आपसे करना चाहूँगा मैं कि इससे पहले भी ये मसला आया था कि आधार की ज़रूरत क्यों है अगर वोटर आईडी के साथ लिंक करने की बात करें, या आधार को चुनाव में तमाम जो प्रोसेस है, चाहे वो मतदाता के तौर पर हो या वोटर लिस्ट की बात करें, वोटर आईडी कार्ड की बात करें, आधार को आधार क्यों बनाया जाए? एक्चुअली हमारे यहाँ जो मतदाता सूची है उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है डुप्लीकेट्स की। लोग अपना नाम एक जगह रजिस्टर करा लेते हैं, वहां से ट्रांसफर हो जाते हैं, तो वहां डिलीट नहीं करवाते हैं, नई जगह वो वोट डालने के लिए अपने को रजिस्टर करवा लेते हैं और उसका डिक्लेरेशन भी नहीं भर पाते हैं। तो इस वजह से डुप्लीकेट्स बढ़ जाते हैं, और जब भी ऐसे डुप्लीकेट्स इलेक्टोरल रोल में होते हैं तो इन्फ्लेटेड नंबर होता है, जिससे एक तो वोटिंग परसेंटेज सप्रेस हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि वल्नरेबल हो जाते हैं वोटिंग, कि जो घोस्ट वोटर्स हैं जिनके नाम वहाँ हैं लेकिन वो है नहीं, उनकी जगह कोई प्रॉक्सी आके फर्जी तौर पर वोटिंग ना कर जाए। तो ये दोनों चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोग्राम चलाया था, नेशनल इलेक्टोरल रोल प्योरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम, NERPEP, 2015 में। उसमें वॉलंटरीली वोटर से मांगा गया था कि आप अपना आधार जो है लिंक कराना चाहें तो आप दे सकते हैं, और लगभग 300 मिलियन 30 करोड़ के लगभग वोटर्स ने अपने आधार को लिंक भी करा लिया था। उसी समय जो प्राइवेसी वाला केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जनरल स्टे दिया, जिसकी वजह से वो काम भी रुक गया। बाद में एक मनी बिल के जरिए कुछ बेनिफिशियरी प्रोग्राम्स में आधार का उपयोग इनेबल करने के लिए सरकार ने एक कानून बनाया, लेकिन चूंकि वो मनी बिल के जरिए हुआ था इसलिए वो इलेक्शन कमीशन जैसे ऑथेंटिकेशन के लिए लागू नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने एक अर्जी भी लगाई कि हमारे इस प्रोग्राम के लिए ये इसकी अनुमति दी जाए। फिर उसके बाद जो DG UIDAI थे उनसे भी 2 बार पूरा विस्तार से जानकारी ली और उनकी राय ली कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन को ये अनुमति मिल सकती है कि वो आधार को फिर से लिंक करें। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो डीडुप्लीकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, एक आधार पर एक ही वोट रजिस्टर हो पाएगा। दूसरे, भविष्य में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है कि जैसे रिमोट वोटिंग, ऑनलाइन वोटिंग, इस तरह की चीजें, उनमें ऑथेंटिकेशन बहुत आसान हो जाएगा कि एक जगह हम अगर अधिकृत रूप से पोलिंग स्टेशन जैसा बना दें तो वहां वोटर आके अपना ऑथेंटिकेशन आधार के जरिए करके वोट डाल सकता है किसी भी जगह बैठकर। तो इस तरह की जो भविष्य के फायदे हैं उनको देखते हुए भी ये जरूरी है, और आज के लिए जरूरी है डीडुप्लीकेशन के लिए। और क्या रावत साहब, डुप्लीकेशन को रोकने के लिए कोई और तरीका नहीं है? अगर आधार के अलावा हम विकल्पों को देखें, उसको टटोला कई तरीके हैं, हम लोगों ने सभी अपनाए हैं। डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटो रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, उन सबसे लगभग 4 से 5 करोड़ डुप्लीकेट्स को इलेक्शन कमीशन ने पिछले 3-4 साल में अलग किया है। आपने सुना होगा कंट्रोवर्सी, स्टेट इलेक्शन मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह के समय एक शिकायत आई थी कि साहब हमारे यहाँ 68 लाख डुप्लीकेट्स हैं, तो वो प्रोसेस करके उनको 68 लाख से 1,12,000 तक ले आए थे। तो इस तरह से काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर 100% फुल प्रूफ एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना हो जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन तो आधार है, अगर वो मिल जाता है तो फिर ये एकदम फुल प्रूफ सिस्टम हो जाएगा। ओके मल्होत्रा सर, अब सवाल ये है कि जो मांग इलेक्शन कमीशन की जो पत्र लिखा गया है, क्योंकि 2015 में इसी तरह के प्राइवेसी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, कानूनी तौर पर रास्ता, या फिर मैं कहूँ कि कैसे जाता है, क्या कुछ बदलना पड़ेगा? देखिए कविंद्र जी, इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊँ कि क्या कुछ बदलना पड़ेगा, इसकी बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है, कानूनी आधार जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि रावत जी ने कहा
मैं इस बात से सहमत हूं कि डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड को कम करने में इसमें मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में जब इसके ऊपर स्टे लगाया, उसका कारण ये था कि राइट टू प्राइवेसी के ऊपर जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आना था वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पब्लिक से रिलेटेड, जहाँ से पब्लिक फंड से पैसा जाना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा जाना है या स्टेट के फंड से पैसा जाना है, वहाँ अगर आप आधार कंपलसरी करते हैं तो डुप्लीकेसी को चेक करने के लिए आवश्यक है। लेकिन इसको आप हर काम के लिए मैंडेटरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी को कहीं ना कहीं वायलेट करेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस समय ये स्टे भी ग्रांट किया। जहाँ तक डुप्लीकेट वोटर कार्ड को बनाने की बात आप कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो आज भी कानून के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी पनिशेबल है। अगर कोई आदमी का एक कार्ड एग्जिस्ट करता है और दूसरी जगह बनवाता है पहली जगह से डिलीट कराए बिना, तो वो डुप्लीकेट कार्ड अगर बनवाता है तो पनिशेबल है। उसके ऊपर अगर आप चेक कर सकते हैं तो उसको पनिश कर सकते हैं, उसको इम्प्रिजन भी कर सकते हैं उसके लिए। इसके अलावा जहाँ तक वोटर कार्ड तो बन जाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति क्या 2 जगह वोट डाल सकता है? एक व्यक्ति के नाम से 10 कार्ड हो सकते हैं, क्या वो 2 जगह वोट डाल सकता है? इसके चांसेस नहीं दिखते। क्योंकि जब वो वोट डालने जाएगा तो आपका वो जो सिस्टम है कि आप इंक लगा देते हैं, एक व्यक्ति तो एक ही वोट डालेगा ना, दोबारा नहीं डालेगा। हाँ, इंपर्सोनेशन का केस हो सकता है दूसरी जगह पे, वो इंपर्सोनेशन के केसेस को रोकने के लिए अगर आप आधार से लिंक करते हैं उसका फायदा होगा। और मैं समझता हूँ इसकी जो कार्रवाई शुरू हुई, उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इन्होंने एक दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके ऊपर डायरेक्शन दिया कि सरकार इसके ऊपर विचार करे, इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर विचार करे कि क्या इनको लिंक किया जा सकता है, इंस्पाइट ऑफ द इफेक्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लिंक नहीं करने के लिए ऑलरेडी एक जजमेंट दिया हुआ है कि ये मैंडेटरी नहीं करना चाहिए। वो डायरेक्शन के बाद में शायद इलेक्शन कमीशन ने किसी एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज से ओपिनियन भी लिया है और उस ओपिनियन को बेस करके मैं समझता हूँ लॉ कमीशन ने ये कार्रवाई दोबारा शुरू की है और विधि मंत्रालय को कहा है कि आधार एक्ट में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दोनों में जो भी संशोधन की आवश्यकता है वो संशोधन करके इसको मैंडेटरी किया जाए। लेकिन इसको जब मैंडेटरी किया जाएगा, क्या जिस आधार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इसको मैंडेटरी ना करने के लिए आदेश दिए हैं उसको हम किस तरह से प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं, उसको हम किस तरह से डिफेंड करेंगे, ये देखने की बात होगी। लेकिन इससे सुधार होगा, इलेक्शन कार्ड बोगस जो होंगे वो कम होंगे, इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ ये एक प्रशंसनीय स्टेप है, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि जो कारण ऑलरेडी उन्होंने राइट टू प्राइवेसी जजमेंट देते हुए दिए हैं उनको हम किस तरह से मीट आउट करते हैं वो जानना बहुत जरूरी होगा। अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। अश्विनी जी, आपने क्योंकि रिट भी डाली थी, सवाल ये उठता है कि बोगस आईडी कार्ड या डुप्लीकेसी को रोकने के लिए आधार, जिसको सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि वो मसला प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है, उसके बजाय किसी दूसरे विकल्प की बजाय सिर्फ आधार ही क्यों? नहीं, पहली बात तो मैं आपको मल्होत्रा साहब को थोड़ी सी कम थी, मैं बता दूं। पहले मैंने PIL सुप्रीम कोर्ट में डाला था और सुप्रीम कोर्ट हमारी 2 मांग थी। एक मांग तो ये थी कि वोटर आईडी को आप आधार से लिंक करो, दूसरी मांग ये थी हमारी ग्रेजुअली आप ये EVM सिस्टम बंद करो, आधार बेस्ड वोटिंग सिस्टम शुरू करो। उसके लिए मैंने बहुत डिटेल एक प्रेजेंटेशन बनाया था, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि अभी आधार चल रहा है तो पहले आपको बाद में सुनेंगे। जब आधार पूरा हो गया, जब हमारी सुनने की नौबत आई, तब उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं, इलेक्शन कमीशन उसको करे। इलेक्शन कमीशन चूंकि कुछ नहीं कर रहा था, इसलिए मैं दोबारा हाई कोर्ट गया। पिटीशन हमारी मेन ओरिजिनल पिटीशन मेरी सुप्रीम कोर्ट की है, तो अगर, और उसमें मुझे सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि अगर इलेक्शन कमीशन नहीं सुनता है तो आप हमारे पास वापस आना। लेकिन हम सीधे वहां न जाकर हम हाई कोर्ट गए, फिर जरूरत पड़ेगी तो वहां जाएंगे। देखिए, इससे एक तो आपकी बोगस वोटिंग खत्म होगी, डुप्लीकेट केवल आपका मतदाता पहचान पत्र ही नहीं कम होगा बल्कि वोटिंग भी कम होगी। उदाहरण के लिए क्या होता है कि एक आदमी का एक वोट गाजियाबाद में है, उसने शिफ्ट करा लिया, दिल्ली में करा लिया, वहाँ वाला वैसे ही चल रहा है। और बहुत सारे केसेस में ऐसे भी देखा गया है कि उसका वाला भी वहाँ यूज़ हो रहा है, मतलब वो दिल्ली में भी वोट डाल रहा है और गाजियाबाद में भी डाल रहा है, ऐसा देखा गया है। वहाँ वाला बना हुआ है, लोकसभा में यहाँ डाल लिया, विधानसभा में यहाँ डाल लिया, दिल्ली की विधानसभा चुनाव अलग हो रहा है, यूपी की विधानसभा चुनाव अलग होता है, तो वहाँ जाके डाल आता है, यहाँ डाल के आता है। चूंकि आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, जब तक अगर आप मैनुअल फिल्टरिंग करेंगे तो 150 करोड़ का देश है, कहाँ कितनी मैनुअल फिल्टरिंग कर लेंगे आप, बड़ा असंभव सा है। तो इसकी फर्स्ट स्टेज जो हमारी है
कि आप इसको आधार से लिंक कर दो, बोगस वोट खत्म हो लेकिन जाएगा। क्या इसको लेकर कोई आधिकारिक आंकड़े कि कितने फीसदी ऐसे वोटर हैं या कितनी ऐसी संख्या है? देखिए, एक बार प्राइवेट सर्वे है, उस पर हम अब उस पर कितना रिलाई है, लेकिन एक सर्वे ऐसा कहता है कि लगभग 4 करोड़ के आसपास वोटर है ओके, जो बोगस वोट है। दूसरा ये कि जो इसका लार्जर आप पर्सपेक्टिव देखें, इलेक्शन कमीशन अपना जवाब देगा आगे, सुनवाई अगर आगे चलेगी तो, अगर आपको जहां पे ईवीएम है उसके साथ साथ आपका एक बायोमेट्रिक सिस्टम वहां लगा दिया जाए, तो आप यहीं बैठे बैठे, दिल्ली में बैठे बैठे आप गुवाहाटी में अपना वोट डाल सकते हैं। हम वो लार्जर बात कर रहे हैं, और दुनिया कई सारे देशों में हो रहा है। मैंने पूरा डिटेल स्टडी किया है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन किसी भी जगह से किसी दूसरी जगह पर उसका अपने वोट का इस्तेमाल बेसिकली कर सकते हैं। आधार बेस्ड वोटिंग। जैसे कविन जी यहाँ बैठे हैं, कविन जी का घर मान लीजिए बंगाल में है, तो बंगाल जाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन वोटिंग होगी आपके उस पर एक सिस्टम में आ जाएगा, आप यहीं चले जाओ जहां वोटिंग हो रही होगी, आप जाओ वहां पे आधार के सेंटर पे जाओ, आप अपना फट वहां पे एक ओटीपी आएगा, वो जनरेट हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये बहुत फायदे की बात आप बता रहे हैं और जो कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब मैं सत्यप्रकाश आना चाहता हूँ लीगल मसले पर, क्योंकि जो बात मल्होत्रा साहब ने कही जिसको मैं भी उठाना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट जब प्राइवेसी के मसले पर इसको रोकता है 2015 में, इस चीज़ को अगर हमें लाना चाहते या इलेक्शन कमीशन चाह रहा है, सरकार को पत्र लिखता है इलेक्शन कमीशन, विकल्प या रास्ते क्या हैं, कैसे हैं? इसके रास्ते में जो सबसे बड़ा कहें कि सबसे बड़ी बाधा है वो सुप्रीम कोर्ट का जो 2017 का 24 अगस्त 2017 का फैसला है वो है, जिसमें 9 जजेस की खंडपीठ ने, और शायद वो केशवानंद भारती केस के बाद सबसे लंबी सुनवाई हुई थी। केशवानंद भारती केस की सुनवाई 68 दिनों तक चली थी, इसमें 38 दिनों तक चली थी सुनवाई। और 9 जजेस की खंडपीठ ने ये कहा कि राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। अगर आर्टिकल 21 के तहत ये फंडामेंटल राइट हो गया तो कहीं से भी किसी भी तरह से अगर उसको आंच आ रही है राइट टू प्राइवेसी को, या आ सकती है, तो स्टेट के लिए ये मैंडेटरी है कि पहली चीज़ कि अगर आपके बायोमेट्रिक डिटेल्स लिए जा रहे हैं तो उसके लिए देयर शुड बी अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। वो आर्टिकल 21 की रिक्वायरमेंट है एक, जिसके कारण आधार जो पहले आया था वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आया था, और जब चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में तो ये चैलेंज का सबसे बड़ा आधार ये था कि आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये काम नहीं कर सकते हैं, यू नीड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं होगा, और इसीलिए बाद में सरकार को कानून लाना पड़ा था। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो चैलेंज का जो नेक्स्ट स्टेज है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अपने आप में काफ़ी नहीं होगा, वो आर्टिकल 21 की रिक्वायरमेंट उससे आगे चली गई है। वो ये है कि अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, चूँकि अमेरिका में जो 5th अमेंडमेंट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो एक तरह से यहाँ इंपोर्ट कर लिया, उसका आयात कर लिया है हमने। मेनका गांधी केस में 1978 में फैसला आया था जिसमें ये कहा गया कि ड्यू प्रोसेस अब यहाँ भी होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ड्यू प्रोसेस का मतलब है जो प्रोसीजर आप ला रहे हैं दैट हैज़ टू बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। और ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2017 के फैसले में भी कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं, जिसे आपको राइट टू प्राइवेसी है, कोर्ट ने कहा कि ये फंडामेंटल राइट है, 1। सेकेंड कि फंडामेंटल राइट है लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इस पर रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। थर्ड, जो कुछ लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट हैं जैसे नेशनल सिक्योरिटी हुआ, या फिर और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसके लिए, जैसे क्राइम प्रिवेंशन हुआ, इन सब, या फिर आप स्टेट से कोई बेनिफिट ले रहे हैं जिसमें जो सरकारी योजनाएं हैं आप अगर उसके बेनिफिशियरी कोई आर्थिक लाभ या किस तरह का लाभ, तो वहाँ पे आपको ये शेयर करना पड़ सकता है। तो इट्स ए सॉर्ट ऑफ ट्रेड ऑफ। लेकिन क्राइम प्रिवेंशन के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, या जहाँ पे स्कीम्स हैं, जो सरकारी स्कीम्स हैं जिसके फ़ायदे आप ले रहे हैं, उसके लिए आपको इस तरह का डेटा देना पड़ेगा। जो दिक्कत वाली बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि वो सरकार कोई कानून लाएगी। उसके बाद जस्टिस श्रीकृष्णा कमेटी बनी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट पिछले साल जुलाई में आ गई थी पिछले, और कमेटी ने एक ड्राफ्ट लॉ भी बना के दिया हुआ है, बिल। वो बिल अभी भी पेंडिंग है। वो जब तक नहीं आता है, चूँकि है क्या कि अगर आप ऑथराइज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को टू टेक बायोमेट्रिक डिटेल्स, आधार का मतलब है बायोमेट्रिक डिटेल्स हुआ, तो वो राइट टू प्राइवेसी में कवर्ड होगा। तो उसके लिए आपको प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ चाहिए, वो प्रोसीजर वो ड्यू प्रोसेस के तहत होना चाहिए, जिसको द प्रोसीजर हैज़ टू बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। तो ये रिक्वायरमेंट किसके तहत है
वो अगर आधार एक्ट में सिर्फ चेंज ला देते हैं उससे शायद नहीं होगा, क्योंकि जो डिमांड है वो ये है कि अगर वायलेशन होता है या बायोमेट्रिक डिटेल्स का मिसयूज होता है तो फिर उसके लिए आपके पास रेमेडी क्या है। वो रेमेडी जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी ने अपने जो ड्राफ्ट बिल है उसमें सुझाए हुए, उसमें कई तरह की चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से जब तक वो बिल कानून बिल आता नहीं है और कानून के रूप में पास नहीं हो जाता है संसद से और नोटिफाई नहीं हो जाता है राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के बाद, तब तक शायद निर्वाचन आयोग को इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी अगर करेंगे तो जो कानूनी बाधाएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, शायद उसको आप सरपास नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं। मैं बताऊँ आपको, जजमेंट मैंने उसको पढ़ा हुआ अच्छी तरीके, क्योंकि हमारी पिटीशन उसके साथ साथ चल रही थी, आधार के साथ साथ हमारी PIL चल रही थी, बस उसको होल्ड किया हुआ था। आज ये कहा था कि जैसे आधार हो जाएगा फिर आपको सुनेंगे। तो जजमेंट ये कहता है कि आपको अब आधार यूज़ करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं करना है, आपको बाकायदा कानून बनाना पड़ेगा। तो अब ये जो लिंकिंग वाला सिस्टम है जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है, अब वैसे इलेक्शन कमीशन के पास सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 20 जजमेंट हैं कि इलेक्शन कमीशन है द प्लेनरी पावर अंडर आर्टिकल 324। ये 20 जजमेंट है, कहा है कि आप कर सकते हैं, जहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो कुछ जरूरी है वो सब कुछ इलेक्शन कमीशन कर सकता है। लेकिन निश्चित रूप से जैसा अभी सत्यप्रकाश जी ने कहा, उस जजमेंट अगर वो जजमेंट नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन को सरकार से पूछने की जरूरत ही नहीं थी। वो सीधे अपना 324 यूज करता, जो उसके पास प्लेनरी पावर देता है आर्टिकल 324, उसको यूज करता और शुरू कर देता। अब लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन आ चुकी है, अब सरकार को इसमें कानून बनाना पड़ेगा और कानून में बता देना पड़ेगा इसका क्या क्या फायदा होने वाला है। जो फायदे हम बता रहे हैं, जो फायदे अभी यहाँ चर्चा हो रही है, यही फायदे कानून लिख देना है। तो ऐसा कोई आसमान से तारा तोड़ने वाली बात नहीं है, एक सिंपल सा कानून बनाना है। आधार एक्ट में एक सेक्शन और जोड़ देना है कि ये ऐसे भी यूज किया जाएगा और इसके ये फायदे हैं, बस इतना सा काम। बेसिकली जो सत्यप्रकाश जी और उपाध्याय जी बात कर रहे हैं वो डेटा प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, और जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी ने ऑन डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर ही जो बिल बना के दिया उस पर ऑलरेडी विचार हो रहा है। उसमें जिस तरह के प्रोटेक्शन की बात की गई है कि ताकि उसका मिसयूज ना हो, वो एक स्टेप फॉरवर्ड है। लेकिन मैं समझता हूं आज भी आधार एक्ट के अंदर ऐसा नहीं है कि उस डेटा का मिसयूज हो सकता है। आपके पास आज भी उसको चेक करने के लिए आधार एक्ट के अंदर प्रावधान है कि जो भी कस्टोडियन है डेटा का, वो उसका अगर मिसयूज करता है, अनऑथोराइज पर्सन को देता है, तो वो पनिशेबल होगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आने की आवश्यकता है, उसकी जरूरत है, और उसके बाद में जो इस तरह का, जैसा कि बताया कि कानून के द्वारा इसको किया जा सकता है, तो अब जो इलेक्शन कमीशन ने प्रपोजल भेजा है विधि मंत्रालय को, वो कानून में संशोधन करने के लिए ही भेजा है, ताकि इलेक्शन कमीशन को इस बात का आधार मिल जाए, बेस मिल जाए, कानूनी आधार मिल जाए कि वो किस तरह से दोनों को लिंक कर सकते हैं। और जब ये लिंकिंग का प्रावधान डालेंगे तो अगर वो चाहें तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप उस डेटा प्रोटेक्शन के लिए इन एडिशन टू डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो आप सेपरेट ला रहे हैं, एक स्पेशल प्रावधान इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी डाल दें या आधार एक्ट में भी डाल दें। मैं कविन जी उसमें एक चीज और ऐड करना चाह रहा था। जिस आर्टिकल 21 की बात करके राइट टू प्राइवेसी वाली बात आई है, मैंने उसके बाद एक PIL फाइल किया है कि आप प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करो, क्योंकि ये जो करप्शन है ना, ये सीधे सीधे आर्टिकल 21 को ऑफेंड करता है। करप्शन हुआ, बेनामी ट्रांजैक्शन हुआ, ब्लैक मनी जनरेशन हुआ, ये सीधे सीधे आपके आर्टिकल 21 का जो फंडामेंटल राइट है इसको वायलेट करता है। और यही कह के मैंने PIL फाइल किया, बाकायदा सरकार को नोटिस इशू हुआ है। तो वोटर ID से लिंक करना मुझे नहीं लगता इसका असली यूज वोटर ID से केवल आपकी बोगस वोट खत्म होगी। जिस दिन ये प्रॉपर्टी से लिंक होगा, देश को सबसे बड़ा फायदा वो मिलने वाला है। चलो उस पर भी एक दिन चर्चा करेंगे कि वहां पर किस तरीके से आधार अगर बनता है, आधार तो बदलेगा। लेकिन रावत साहब, जिस तरीके से कानूनी हम समझ रहे थे एक्सपर्ट के साथ में क्या कुछ रास्ता है, लेकिन इस रास्ते को अगर हम मान लेते हैं कि सरकार इसकी तरफ बढ़ती है, और जैसा कि अश्विनी जी ने कहा और हम सब सोचते हैं कि एक दिन ऐसा होगा जब आप किसी भी देश के हिस्से में बैठकर अपने राज्य, अपने गांव के लिए वोटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन वोटिंग की बात करें या फिर आप चलते फिरते वोटिंग कर पाएंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट को हम वाकई इसी तरीके से अमल में ला सकते हैं अगर आधार को हम इसके साथ लिंक कर दें। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही सर्विस वोटर्स के लिए वन वे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ बैलेट कर लिया है। अदर वे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली वो करना है, जिसके लिए CDAC पुणे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, इसलिए कोई उसमें कठिनाई नहीं है। बाकी मैंने बहस में ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ वोटर ये इलेक्शन कमीशन के एजेंडा में कभी भी नहीं रहा। तो यद्यपि डिक्लेरेशन देने पर, फॉल्स डिक्लेरेशन देने पर आपको सजा का प्रावधान है,
लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको कभी नहीं उठाया। और एक बार आधार का अगर इवन वॉलंटरी लिंकिंग भी पूरा हो जाएगा तो जो बचे हुए लोग हैं उनको मेलाफाइडी इंटेंशन मानते हुए उन्हें क्रिमिनल एक्शन के पात्र बनाना वो ज्यादा उचित होगा, और ना कि सारे वोटर्स को कि अगर वो दो जगह रजिस्टर हैं तो उनको क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए। ओके सत्या, क्योंकि वॉलंटरी तौर पर मैं देख रहा था आंकड़े जैसे बताया कि 38 करोड़ वोटर ने अपने आप दिया था जो लिंक करने की बात आई थी। वॉलंटरी भी अगर मांगना चाहे इलेक्शन कमीशन तब भी रोड़ा है, तब भी मतलब कोर्ट को ये लगता है कि प्राइवेसी का मसला हो सकता है, मैंडेटरी करने पे तो हो सकता है। देखिए, बैंक्स को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैंडेटरी नहीं कर सकते हैं आप आधार, लेकिन अभी भी बैंक से आपको SMS आते हैं कि आप जोड़िए। हालांकि वो कहते हैं वॉलंटरी है, लेकिन कई बार वो इंसिस्ट भी करते हैं, क्योंकि बहुत जगह इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। इसमें जो मुख्य मुद्दा है ये है कि जो कानून आने वाला है, जो जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी, उसमें कुछ चीज़ें साफ़ होगी जो कि मेरे ख्याल से बाकी सारी जगहों के लिए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या बाकी जगहों के लिए, उसमें जैसे ये साफ़ होगा कि आप किस पर्पस के लिए आप बायोमेट्रिक डिटेल्स ले सकते हैं, आधार ले सकते हैं, वो आप कैसे ले सकते हैं, वो कौन सा व्यक्ति होगा या अथॉरिटी होगी जो ले सकती है, उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी, ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। उसके बाद अगर उसका दुरुपयोग होगा तो जिस व्यक्ति का बायोमेट्रिक डिटेल जा रहा है तो उसके पास रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए वो फोरम कहाँ है जहाँ वो जा सकता है और क्या क्या उसको वहाँ पे रिड्रेसल मिल सकता है। तो ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क अभी बना नहीं है, और यही वजह है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निर्वाचन आयोग ने जो कुछ कहा है वो गलत है, उसके जो उनकी मंशा है और जो इससे जो उद्देश्य जो सधेगा उसको लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उस पर किसी की दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन उसके पहले जो रिक्वायरमेंट है, जो डेटा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, अगर उसका मिसयूज होता है तो क्या होगा, और इसके लिए जो फ्रेमवर्क कानून का आना है वो अभी पेंडिंग है। और जब तक वो आ नहीं जाता है, और मेरे हिसाब से निर्वाचन आयोग ने जो भेजा है शायद इसलिए भेजा है कि सरकार अभी कानून बनाने की प्रक्रिया में है, ड्राफ्टिंग चल रही होगी, उसको उसमें ऐड कर लिया जाए। तो उसमें ये चीज़ें भी अगर ध्यान में रखती है सरकार तो शायद उसके बाद अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं हो। और एक बार ये हो जाता है, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है जो कि हमारा एक तरह से इलेक्शन लॉ है, उसमें भी उससे संबंधित जो परिवर्तन करने हैं वो भी कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से एक बार में ही बात बन जाएगी। और आगे के लिए जैसे कि उपाध्याय जी ने भी कहा और रावत साहब ने भी कहा कि देखिए टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती जाएगी और बाकी सारी व्यवस्थाओं में आप देखिए, आज से जब तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट नहीं आया था तो एक आपको कहीं से पैसे मंगाने हैं या भेजने हैं तो आप बैंक ड्राफ्ट बना के फिर भेजते थे, वहाँ एक हफ्ते में पहुँचा, फिर एक हफ्ते बाद जो है ना वो ड्राफ्ट इन कैश होता था, 10-15 दिन लग जाते थे। अभी आप मिनटों में भेज देते हैं, कई बार सेकंड्स में भी पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जब आया तो उसके साथ बहुत सारे कानूनों में परिवर्तन कर दिया गया। तो ये परिवर्तन जो निर्वाचन आयोग चाह रहा है ये संभव है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डुप्लीकेट वोटर्स तो ख़त्म हो ही जाएंगे, लेकिन जो इलेक्शन पे जो टोटल कॉस्ट जितना जाता है शायद उसमें भी कमी आ सकती है अगर आगे। बहुत संक्षेप में। हाँ, सबसे बड़ी बात ये कबीर जी, आधार बेस्ड वोटिंग का सबसे बड़ा फायदा होगा कि हमारे यहाँ वोटिंग अभी जो 60-65% 70% जाती है टोटल देश की, वो 90 to 95 चली जाएगी। डुप्लीकेसी के चलते नंबर ज्यादा है और हमें लगता है कि वोटिंग कम हो और रही दूसरा, बहुत सारे लोग छुट्टी नहीं लेना चाहते, छुट्टी होती है तो नहीं जाना चाहते, बहुत सारी लिमिटेशन होती है, गांव नहीं जाना चाहते। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो वोलाटाइल अपने वोटर्स हैं, बिल्कुल, वो उनकी वोटिंग वहाँ पे बिहार में है लेकिन यहाँ नौकरी करने आए हुए हैं, वो कहाँ छुट्टी लेके जाएंगे, वो भी इस केस में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कम से कम 90% अपना जो वोटिंग का टोटल जो है वो वोटिंग शुरू हो जाएगी। देखिए, आधार बेस्ड वोटिंग की जो आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उसमें टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अभी थोड़ा समय और लगेगा। आज की तारीख में हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ लिंकिंग की बात कर रहे हैं, वोटर आईडी को आधार नहीं, हमारी पीआईएल दोनों है, हमारी पीआईएल में 2 प्लेयर है। बिल्कुल ठीक है, आपकी पीआईएल में दोनों होंगे, लेकिन मैं इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूं। शायद वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार को लिंक करना एक थोड़ा सरल प्रोसीजर होगा, लेकिन आधार बेस्ड वोटिंग जो होगी उसमें शायद समय अभी और लगेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी में कितनी चेंजेस चाहिए, किस तरह की चेंजेस चाहिए, कैसे करेंगे, कितना समय लगेगा, उसमें समय लगेगा। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है और मैं समझता हूँ उसका बेनिफिट आम आदमी को मिलना चाहिए। जहाँ तक आपने बात की कि 32 करोड़ या 38 करोड़ वोटर ऑलरेडी लिंक कर चुके हैं, ये कहना कि उन्होंने वॉलंटरली किया है,
शायद ये पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के स्टे आने से पहले के दिन जो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर इशू किए थे उसके उसके अंदर तौर पर किया गया था, और मैं समझता हूँ उसमें कोई बुराई भी नहीं थी। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के ऊपर बेस्ड था, तो हम सबके ऊपर मान्य हैं, और जो हमें गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया अगर उसके हिसाब से हम उसको चेंज करते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है। ये देश के लिए, पूरे चुनाव व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए, समझाने के लिए असल में वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार की लिंक है, उसका जोड़ना क्यों जरूरी क्यों है, और इसे जोड़ने से सुप्रीम कोर्ट ने पहले रोका क्यों था, और इसे जोड़ने के बाद चुनाव का तरीका या मतदान में क्या कुछ नए तरीके हम अपना पाएंगे, और उसका असर मतदान प्रतिशत या फिर वोटर की सहूलियत के तौर पर क्या होगा। फिलहाल जितना ही, नमस्कार।